हेलो दोस्तों, यूपी के अमरोहा में बावनखेड़ी में जो घटना हुई थी, आज भी उसे सुनकर लोगों की रूहें कांप जाती हैं। उस घटना को शबनम और उसके आशिक सलीम ने मिलकर अंजाम दिया था। यह शबनम का वो घर है जहां कभी खुशियां बसा करती थीं। आज खामोशी छाई हुई है। शबनम के गांव वाले आज भी उस घटना को सोचकर कांप जाते हैं। शबनम की फांसी पर हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी थी, लेकिन शबनम ने राज्यपाल को दया याचिका दी, जहां उसकी याचिका पर जब तक फैसला नहीं आता तब तक तो शबनम को राहत मिल गई। आज 2022 है, आज भी शबनम मुरादाबाद की जेल में बंद है। फिलहाल तो उसे फांसी से राहत मिल चुकी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि शबनम को फांसी होनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, हम बताते हैं शबनम की पूरी कहानी, जिसने अपने परिवार के साथ लोगों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। तो शुरू करते हैं ये कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले के बावनखेड़ी गांव की है, जहां शबनम अपने परिवार के साथ रहती थी। शबनम की फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी और मालदार थी। शबनम के पिता भी एक टीचर थे। शबनम भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, जिसने डबल MA कर रखा था। वो भी एक टीचर की जॉब करा करती थी। वो एक इंग्लिश की टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाती थी। वो गरीब बच्चों की भी काफ़ी मदद किया करती थी, उनकी फीस तक भी भर दिया करती थी। इसी दौरान बावनखेड़ी गांव के ही लड़के सलीम से शबनम को प्यार हो जाता है। वो दोनों चुप चुप कर मिलने लगते हैं। जब शबनम के घर वालों को इन रिश्तों की खबर लगती है तो वो मना कर देते हैं। मना इसलिए करते हैं कि शबनम के फैमिली वाले काफ़ी मालदार और पढ़े लिखे थे, लेकिन सलीम 5वीं पढ़ा हुआ और आरा मशीन पर नौकरी करता था। इसी वजह से उसके घर वाले इस रिश्ते को मना कर देते हैं। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। इसी अंधेपन में वो एक दूसरे से मिलना जुलना बंद नहीं करते। वो आपस में खूब मिलते हैं, यहाँ तक कि उन्हें किसी की भी परवाह नहीं समाज क्या कहेगा। शबनम घर वालों पर भी दबाव बनाती है, लेकिन घर वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। अब एक रात आती है। तारीख थी 14 अप्रैल 2008। यह रात एक ऐसी रात थी कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। शायद ही कोई इस रात को भूल पाएगा। अमरोहा बावनखेड़ी के लोग तो शायद ही कभी भूल पाएं। लोग आज भी उस रात की घटना को सोचकर कांप जाते हैं। आज इस घटना को 14 साल हो गए हैं, लेकिन बावनखेड़ी के लोग आज भी किसी बच्चे का नाम शबनम नहीं रखते। 14 अप्रैल 2008 उस खामोशी भरी रात को एक आदमी पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को बताता है कि बावनखेड़ी गांव के एक घर में कुछ लाशें पड़ी हैं। पुलिस भी फ़ौरन वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाले भी वहां का मंजर देखकर कांप उठते हैं। इतना डरावना मंजर था वहां। पुलिस को वहां 7 लाशें मिलती हैं, जो कि शबनम के बाप की, एक माँ की और शबनम के दोनों भाइयों की। उसमें उसकी भाभी की, एक मौसी की बेटी की और एक बच्चा था जो कि 7 महीने का था, जो कि शबनम का भतीजा था। सबको एक कुल्हाड़ी से काट के मारा गया था। वहीं एक जगह पर शबनम बैठकर रो रही थी। सब उसको चुप करा रहे थे, लेकिन वो पागलों की तरह रो ही जा रही थी। रोती भी क्यों नहीं, आखिर उसके साथ घर वालों की हत्या हुई थी। पुलिस लाशों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस शबनम से पूछताछ करती है तो शबनम बताती है कि मैं छत पर सो रही थी। कुछ लोग आए और उस सबको मार के चले गए और लाशों पर कुल्हाड़ी के भी निशान थे। इन लाशों को कुल्हाड़ी से काटा गया था। पुलिस ये सब पूछकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब लोगों को इस खबर के बारे में पता चलता है तो लोग बावनखेड़ी आने लगते हैं। गाँव के आसपास के सभी लोग वहाँ ढूंढने लगते हैं। लोगों में गुस्सा भी था और अफसोस भी। लोग अब सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं और रोडों को जाम करके इंसाफ की मांग करने लगते हैं और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करने लगते हैं। उस टाइम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती। मायावती भी वहां जाती हैं। शबनम को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान करती हैं और वहां के SHO का ट्रांसफ़र करके दूसरा SHO को लाया जाता है। उस SHO को इस केस की रिपोर्ट सौंप दी जाती है। पुलिस अभी इस केस की इंक्वायरी में लग जाती है। शबनम से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है। तलाशी में उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बच्चे को छोड़कर जो 7 महीने का था, किसी भी एक के कोई भी चोट या हाथापाई के निशान नहीं थे।
सोचने वाली बात थी कि चोर अगर घर में आए तो किसी ने तो उनका विरोध किया होगा, हाथापाई भी हुई होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई जानकारी ही नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बच्चे को छोड़कर 6 को कुछ जहर दिया गया था। अब पुलिस भी सोच में पड़ गई कि आखिर चोर उन्हें कैसे जहर पिला सकते हैं। अब पुलिस की सोच बदल जाती है। उनकी शक की सुई शबनम की तरफ आती है। अब पुलिस शबनम की पुरानी सारी हिस्ट्री निकालना शुरू कर देती है। पुलिस को तहकीकात में पता चला कि जब कुछ लोग उसके घर में आए तो उसके घर का दरवाज़ा बंद था और जीने का दरवाज़ा भी बंद था। शबनम ने पूछताछ में बताया था कि चोर छत से ऊपर आए थे। आखिर चोर घर में आए कैसे? पुलिस ने छत की भी तलाशी ली। उस घर की ज़मीन से ऊंचाई 14 फीट थी। 14 फीट की ऊंचाई कोई ऐसे तो नहीं चढ़ सकता। अगर चोर ऊपर चढ़े होंगे तो सीढ़ी से चढ़े होंगे, लेकिन वहाँ सीढ़ी के भी कोई निशान नहीं थे। एक पाइप था पानी का, वो एक आदमी का वजन नहीं सह सकता था। अब पुलिस सोच में पड़ गई, आखिर चोर ऊपर चढ़े कैसे? जब गेट बंद था, सीढ़ी के कोई निशान नहीं, तो फिर चोर कैसे आए? पुलिस को एक शक और होता है शबनम पर। आखिर चोर आए, सबको मार दिया, फिर शबनम को ही क्यों छोड़ दिया? उसे क्यों नहीं मारा? अब पुलिस शबनम की कॉल डिटेल चेक करती है। कॉल डिटेल में पता चलता है कि 14 अप्रैल जिस दिन ये हत्याएं हुई, उस तारीख के दिन में शबनम के मोबाइल से लगभग 55 कॉल सलीम को करी गई थी और एक कॉल कत्ल होने से पहले और एक कत्ल होने के 10 मिनट बाद हुई। और पूरे महीने की कॉल डिटेल लगाएं तो लगभग 1000 थी जो शबनम ने सलीम को करी थी। अगर शबनम सलीम को कॉल कर रही थी तो फिर पुलिस को उसने कॉल क्यों नहीं की, जबकि पुलिस को कॉल उसके पड़ोसी ने करी थी, शबनम ने जिसे चीखकर बुलाया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। सरकार ने पुलिस से इस केस को जल्द से जल्द खुलासा करने को बोला। पुलिस अब सरकार से 24 घंटे की मोहलत मांगती है। इधर शबनम बीमार हो जाती है। शबनम का जब इलाज चलता है तो पता चलता है कि शबनम तो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। बस अब पुलिस को सब समझ आने लगता है। पुलिस अब कॉल डिटेल के हिसाब से सलीम तक पहुंच जाती है। सलीम से कड़ाई से पूछा जाता है तो वो सब उगल देता है। पुलिस को जैसा शक था वही होता है। सलीम बताता है कि शबनम और मैं बहुत प्यार करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे। उसके घर वाले हम दोनों के रिश्ते से राज़ी नहीं थे। बस इसी वजह से हम दोनों ने मिलकर उन सबको मार दिया। सलीम बताता है, हमने पहले से ही उन सबको मारने का प्लान बना लिया था। उस रात को शबनम मुझे कॉल करके बुलाती है। मैं अपने साथ जहर भी लाया था। शबनम जब सब खाना खा लेते हैं तो चाय में वो जहर मिला देती है और बच्चे को छोड़कर सबको दे देती है। उसके घर वालों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह रात उनकी आखिरी रात होगी। जब सब बेहोश हो जाते हैं तो वो सलीम को गेट खोल के अंदर बुला लेती है। फिर एक एक करके सबकी गर्दन को कुल्हाड़ी से काट कर मार देते हैं। ये सब कुछ शबनम के सामने ही हो रहा था। सोचो, वो अपनों को मरता हुआ कैसे देख सकती थी, लेकिन ऐसा हो रहा था। सबको मार दिया जाता है, लेकिन बच्चा अभी भी जिंदा था। 7 महीने का बच्चा, सोचो कितना छोटा होता है। अब शबनम सलीम से उस बच्चे को भी मारने को कहती है। सलीम उस बच्चे को मारने से मना करता है। अब शबनम खुद ही अपने हाथों से अपने भतीजे, एक मासूम बच्चा जिसे यह नहीं पता कि मेरे अपने ही मुझे इतने बेरहम तरीके से मार देंगे, उसे गला दबाकर मार देती है और फिर अपने ही हाथों से उसका भी गला कुल्हाड़ी से काट देती है। अब सलीम को शबनम के सामने ले जाते हैं। शबनम समझ जाती है कि उसका राज खुल गया है। अब शबनम भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। पुलिस शबनम को मुरादाबाद की जेल और सलीम को आगरा की जेल में डाल देती है। कोर्ट का आदेश आता है, इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। वो दोनों राज्यपाल के पास भी दया याचिका डालते हैं, लेकिन सब जगह से याचिका खारिज हो जाती है। कुछ समय बाद शबनम जेल में ही एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को कानून के हिसाब से 7 साल माँ के साथ रहने दिया जाता है। 2021 में फिर एक बार फांसी का आदेश आता है। अब शबनम का लड़का बड़ा हो गया है। वो बुलंदशहर के एक स्कूल में पढ़ता है। उसकी देखरेख एक दंपति कर रहे हैं। उस बच्चे ने अपनी माँ के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई है उन्हें छोड़ने के लिए।
अब भी वो दोनों जेल में बंद हैं। अभी कोई खबर नहीं है कि उन दोनों को फांसी होगी या उम्र कैद।